हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 4 एनसीईआरटी पॉलिटी में जो है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। प्रीवियसली हमने पढ़ा गवर्नमेंट क्या होती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जैसे कि हमें पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम अभी जो की एलिमेंट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। हमें इक्वालिटी जस्टिस क्या होती है, और अगर पीपल को, अगर जो पब्लिक है जो गवर्नमेंट को चुनते हैं, अगर इनको उनका डिसीजन सही नहीं लगता तो वो क्या करेंगे, तो इन सब के बारे में एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा। तो इसमें पहले तो हम जानेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। जो है साउथ अफ्रीका में डिफरेंट रेसेस के लोग रहते थे पहले। तो यही आपको एक शॉर्ट स्टोरी की तरह एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो माया एक लड़की होती है, वो अपने मॉम से कुछ न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आए उसके बारे में पूछती है, तो उसकी मॉम इसको एक्सप्लेन करती है। तो पहले क्या होता था, साउथ अफ्रीका में डिफरेंट रेसेस के लोग, वाइट्स, ब्लैक्स और इंडियंस, जो यहाँ से वहाँ ट्रेड करने के लिए गए थे, ऐसे डिफरेंट क्लास के लोग, डिफरेंट रेसेस के लोग रहते थे। और पहले इसमें अपार्थाइड लॉस चलते थे साउथ अफ्रीका में, जो कि है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। मतलब वाइट्स, अगर आप वाइट है तो आपको एक ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, और उसमें क्या होता है, आपको एक अलग से ट्रीट किया जाएगा। और यदि आप ब्लैक है तो आपको एक अलग से ट्रीट किया जाएगा। वैसे अपार्थाइड लॉस के बलबूते पे साउथ अफ्रीका का गवर्नमेंट चलता था। तो अभी इसमें दिस रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर, लिव विथ ईच अदर, कॉमन फैसिलिटीज़। तो ब्राउन्स, मतलब जो इंडिया से गए उनको ब्राउन्स बोलते थे, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल। तो ये दोनों तीनों डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होके डिवाइड होके रहते थे। और इसमें क्या होता था पहले, एक दो डिफरेंट रेसेस के लोग एक साथ नहीं रहते थे। वो साथ में सेलिब्रेट करना, एक साथ पढ़ाई करना, या फिर पढ़ाई तो दूर की बात है, उनको लिविंग के लिए भी उनको जहाँ पे वाइट्स रहते थे वहाँ इनका घर नहीं बना देते थे। तो उतना अपार्थाइड लॉस थे पहले साउथ अफ्रीका में। और उसके साथ ओनली वाइट्स हैव ऑल द फैसिलिटीज़ लाइक प्रॉपर लैंड, जॉब, एजुकेशन, प्रॉपर्टी। तो अगर आप एजुकेशन करना चाहें तो, और ब्लैक है आप, तो आपको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, और पॉवर्टी में रहते थे वो लोग। उनका खुद का प्रॉपर्टी कोई नहीं होता था, और उनको स्लेव्स बना के रखते थे प्रीवियसली। तो ये सब देख के, जैसे कि हमारे यहाँ गांधी जी ये सब इंडिपेंडेंस का पूरा देख के उन्होंने ब्रिटिशर्स का निकालने के लिए इंडिपेंडेंस लड़ा है। उसी तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, वो एक लीडर है, वो भी ब्लैक से थे लीडर। तो उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट शुरू किया। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके पूरा देश में ही ये पूरा अवेयरनेस आ गया, और सब लोग वाइट्स के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर दिए। फिर तब जाके ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना है इन सब का। जैसा हमने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, उन्होंने भी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करके फिर उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमको, हमारे लोगों में से जो भी है हम उनको ही नेता जैसे चुनेंगे, और हमें भी राइट टू वोट चाहिए, एजुकेशन और सारे जॉब फैसिलिटीज़, प्रॉपर्टी रखने का, वो सारा राइट्स हमको भी चाहिए करके साउथ अफ्रीका वाले पूरा फॉट करके उनको नेल्सन मंडेला जी ने ये पूरा चलाया था। फिर फाइनली उन्होंने भी साउथ अफ्रीका भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था बाद में। फिर वहाँ पीपल को भी राइट टू वोट दिया गया था, जिससे कि वो अपने नेता खुद चुन सके। तो वाइट्स हमेशा, वाइट्स ही अगर नेता बने तो वो ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इसीलिए इसको कवर इक्वेट करने के लिए उन्होंने अभी ब्लैक से भी नेता चुना जाता था, और पूरा डिसीजन पब्लिक के हाथ में था, जैसे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है, पब्लिक ही डिसाइड करके एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उस तरह गवर्नमेंट बनता था। तो ये शुरू हो गया था साउथ अफ्रीका में। उसी तरह अभी जानेंगे इनकेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अभी एक गवर्नमेंट आ गया, फिर उसके बाद वो कुछ डिसीजंस लेगा पूरा कंट्री के लिए, ये सब चलता रहेगा। और इन केस अगर ये गवर्नमेंट रिपीट ना हो, मतलब एक बार इलेक्शंस हो गया, नेता चुन गए, फिर वो मरते दम तक अगर वही नेता है तो वो गलतियां करता रहेगा। और पीपल, अगर पब्लिक जो है जिन्होंने वोट करके रिप्रेजेंटेटिव को चुना है,
इन केस उनको लगता है कि कोई भी डिसीजन जो गवर्नमेंट ले रही है वो डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हो रहा है, या फिर वो देश के हित में नहीं है वो डिसीजन, तो उसको पब्लिक उनको रॉन्ग भी कह सकते थे उनके ऊपर, मतलब वो डिसीजन, ताकि गवर्नमेंट कोई बिल ला रही है और सब लोग एग्री नहीं करते उस बिल से, हम कोई लॉस है, तो पब्लिक उसको फाइट करके रैलीज कैंपेन्स ये सब चला के गवर्नमेंट को अपना बात सुना सकती है, ताकि वो लोग अपना जो भी बिल लाए उसको वापस ले सके। तो इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में पूरा डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, लेकिन इसमें पीपल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो इन डेमोक्रेसीज पीपल elect द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन प्रोसेस हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर कंट्री। पहले तो ये रिपीटिशन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैसे बनता है, पहले पीपल चुनते हैं अपने लीडर्स को, फिर वो लीडर्स सारे मिलके जिन पार्टी को ज़्यादा वोट्स आए वो अपना गवर्नमेंट बनाती है, और पूरा नेक्स्ट 5 years टेन्योरिटी के लिए वो ही पूरा देश के लिए जो भी डिसीजंस हैं वो लेंगे, और सब देश उसको एक्सेप्ट करेगा, बट ओनली फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे यहाँ टाइम क्या 5 years होता है जनरल इलेक्शंस का। तो लेटर टू कंटिन्यू द पावर दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बाद में क्या होता है, वो पीरियड के बाद फिर से गवर्नमेंट कंटिन्यू करने के लिए उसको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ता है, और इन केस प्रीवियस 5 साल में गवर्नमेंट ने ठीक से मेंटेन नहीं किया, उन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए, या फिर उन्होंने जॉब्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं किया, या फिर किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो पीपल के पास फिर 5 साल बाद पावर आ जाती है कि वो डिसीजन ले, वो सेम प्रीवियस गवर्नमेंट को चुनेंगे या फिर नया किसी पार्टी को चांस देंगे। तो इस तरह होने से क्या होता है, हर बार अभी इलेक्शंस की वजह से गवर्नमेंट जो पब्लिक बोलती है वो करने के लिए रेडी होती है, वरना तो अगर ऐसे री इलेक्शंस ये नहीं हुए तो वो अपना ही खुद का डिसीजन लेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ पीपल उसको फॉलो करना चाह रहे हैं या भी नहीं। तो इस तरह इसीलिए री इलेक्शंस ऐसे 5 years को टर्म चेंज होता रहता है, और हम बार बार इलेक्शंस लड़ते रहते हैं। और इसमें पीपल पार्टिसिपेशन का अलग अलग तरीके हैं, रैलीज करना, कैंपेन्स, जैसे कि हम देखते रहते हैं अगर कोई भी नेता लोग कोई नया गवर्नमेंट का बिल आ गया हो, नहीं तो कुछ डिसीजन ऐसा लॉ उन्होंने बना दिया जिससे कि पब्लिक को नुकसान होगा, तो तब क्या करते हैं, पब्लिक उसको अपोज करने के लिए रैलीज कैंपेन्स ये सब चलाती है। इसके अलावा धरना, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स भी चला सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब अपना ऑब्जेक्शन दिखाने के लिए गवर्नमेंट को। और डिस्कसिंग इश्यू थ्रू प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, अभी तो सोशल मीडिया का अच्छा चल रहा है, तो कोई भी इश्यू हो ट्विटर पे डाल देते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चला देते हैं, ताकि उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचे कि वो डिसीजन जो है उसमें उससे वो पब्लिक सहमत नहीं है। और प्रिंट मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ाइंस में आर्टिकल्स लिखना, ये सब, तो उस द्वारा भी टीवी चैनल्स में डिबेट रखना, उन सब के द्वारा भी अपना बात सुना सकते हैं गवर्नमेंट को। इसके अलावा सोशल मूवमेंट्स एक है जिसकी वजह से सोशल मूवमेंट्स से क्या होती है, अभी आपने प्रीवियसली सुना होगा पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, ऐसे बहुत सारे सोशल कैंपेन्स, कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो रहते हैं वो सब एक ग्रुप में फॉर्म होके पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैला के वो मूवमेंट्स शुरू करती है पब्लिक के साथ कि गवर्नमेंट को अपना डिसीजन वापस लेना है, क्योंकि ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग उसका सहमत नहीं है, या फिर फ्यूचर में जाके इसके वजह से नुकसान होगा। तो ऐसे सोशल मूवमेंट्स भी चला के अपना गवर्नमेंट पे दबाव बढ़ा सकते हैं, ताकि वो डिसीजन अपना नेक्स्ट ले ले और वापस ले ले। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों अराइज होते हैं पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे कि हमने देखा कि यहाँ हमारा एक डाइवर्स कंट्री है, और भिन्न 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 बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ रहते हैं, तो तब जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग एक साथ रहते हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट ये बहुत साधारण है कि हमको हमारे बीच में क्वेरल्स, फाइट्स होते रहते, तो वो रिजॉल्व करना भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स आने का एग्जाम्पल ये होता है कि अभी रिलीजियस डिफरेंस की वजह से, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स बना रहे सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, दूसरे रिलीजन को उनको ठीक से नहीं देख रहे, तो ये एक रीज़न हो सकता है। और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत डिस्प्यूट चलता रहता है अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में भी, आप देखें तो
वाटर डिस्प्यूट्स, कृष्णा रिवर वाटर का डिस्प्यूट बहुत टाइम से चलता आ रहा है। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड लिव टुगेदर एंड एनी ऑफ देम फेस डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसे कि हमारे कंट्री में सारे बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, तो किसी को अगर लगा कि हमको थोड़ा कम दिया जा रहा है अपना हक, तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो लोग कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। हैव टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द लॉस फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को भी अपने लॉ के चलते ही इसको जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए सिटीजन्स के बीच में उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। हैव टू इसके अलावा इफ द कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट रिजॉल्व दे बिकम वायलेंट प्रोटेस्ट्स। तो सो हम देख सकते हैं कि इन केस कॉन्फ्लिक्ट्स को टाइम पे उनको रिजॉल्व नहीं किया गया तो वो वायलेंट प्रोटेस्ट की तरह बन जा सकते हैं और क्रिएट फियर अमॉन्ग द पीपल। लोगों के बीच में एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट के नाम पे जाके जो बसेस रहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियाँ जो भी रोड पे पार्क है उन सबको जाके जला देती है। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वायलेंट भी हो सकते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट को एक क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल के लिए रिलीजन प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस, ये क्यों हैं कि अभी देखिए एक रिलीजन वाले अपना स्टैचू को कहीं पे स्टैचू को डंप करेंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, और रिवर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, ये तो हम जानते हैं। तो ये एग्जांपल्स है कॉन्फ्लिक्ट्स का। इसके अलावा हम इस चैप्टर में इक्वालिटी जस्टिस के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ऐसे चीज़ें हैं इनसेपरेबल, मतलब वो इंटर रिलेटेड है दोनों। जब तक आप इक्वल नहीं ट्रीट करेंगे सारे सिटीजन्स को, आप जस्टिस नहीं दे पाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को। तो इसीलिए इक्वालिटी है तभी आप जस्टिस सर्व कर पाएंगे। जस्टिस कैन बी सर्व्ड ओनली व्हेन देयर इज अ इक्वालिटी अमॉन्ग मासेस। तो अर्लियर अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी, ऑफर प्रेयर, नो राइट टू वोट, वर नॉट अलाउड टू वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि हमें पता है पहले जो भी लोअर कास्ट अनटचेबल्स रहते थे उनको ये पूरा वोट नहीं था, और सारे लोग जहाँ पे टेंपल जाते हैं उस टेंपल में अलाउ नहीं था, उनको पढ़ने के लिए नहीं था, गवर्नमेंट में उनको नौकरियाँ नहीं मिलती थी। तो ये पूरा अनटचेबल के साथ पहले होता था ऐसा डिस्क्रिमिनेशन। ऑल्सो गर्ल चाइल्ड वर नॉट अलाउड टू स्टडी, प्रॉपर्टी वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द डॉटर्स इन द फैमिली। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन के नीचे आता है। गर्ल्स को पढ़ाई नहीं किया जाता था क्योंकि उनको कैसे भी शादी करके भेज देना है, तो इसीलिए सिर्फ बॉयज़ को इम्पोर्टेंस देते थे पढ़ने के लिए। प्रॉपर्टी भी अगर फादर को कुछ फैमिली में कुछ हो गया तो उन फादर का प्रॉपर्टी में गर्ल्स को हिस्सा नहीं था पहले, फिर बॉयज़ को ही सिर्फ हिस्सा था। तो वैसे होता था। प्रोविजंस वर मेड फॉर गर्ल्स टू ओवरकम द जस्टिस लाइक लोअर द स्कूल फी। तो इतने सालों का डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो तब उन्होंने पूरा चर्चा करके ये जो कितने सालों से डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा है उनको थोड़ा तो भी इक्वेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। जैसे कि अभी लड़कियों के लिए उनको कुछ एग्ज़ाम्स के उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फ़ीस नहीं देना होता है, तो ये भी एक प्रोविज़न है जिससे कि लड़कियों को भी चांस मिले। और गर्ल्स के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स स्कीम्स रहता है, जैसे कि इंदिरा गांधी का भी एक स्कॉलरशिप स्कीम रहता है, तो जिससे कि गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को इंकरेज करने में पेरेंट्स में बदलाव आए, वैसा उनका सोच में। और इसके अलावा जो भी अनटचेबल्स उनको है उनको भी स्टडी के लिए उनको रिजर्वेशंस वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं जॉब में, गवर्नमेंट जॉब लाने में उनमें भी रिजर्वेशन देके उनको इंकरेज किया जाता है ताकि वो भी पढ़े, आगे बढ़े। इसमें यहाँ तक है ये चैप्टर में इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। और इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो जो भी स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं उन सबको, जो भी लोअर कास्ट उनको शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के उसके अंदर उनको कैटेगराइज किया है, और नॉर्मल जनरल सिटीजन से ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दिया गया है सब में, रिजर्वेशंस ये सब, ताकि वो लोग भी अपना पढ़ सके। तो इसके बारे में हम और भी डीपली जानेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। तो और भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे मेल कर दीजिए मेरे ईमेल आईडी पे। एंड थैंक यू।